नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अविनाश। राहुल गांधी आज पटना में है और पटना में लगातार जो राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, आज वो राजनीतिक समीकरण और भी ज्यादा लोगों को तनाव देने वाले हो सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी पटना में जा रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी और दूसरी तरफ आरजेडी नेता लालू यादव ने आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। तो पटना में इस समय जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमी है और इन सब के बीच एनडीए सरकार के भीतर जो उथल पुथल की खबरें आ रही हैं वो और मजबूत होती दिखाई पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले, अगर वो पहले तो एनडीए गठबंधन को छोड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन इस बीच में जब उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ओर से मनाने की कोशिशें हो रही हैं तो उन्होंने जबरदस्त शर्तें रख दी हैं। और सबसे बड़ी शर्त जो बताई जा रही है वो ये है कि कम से कम आधी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है बिहार में। तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की आज बैठक हो रही है और आरजेडी की बैठक हो रही है, वो इन पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को बेहद दिलचस्प बनाने वाली है। राहुल गांधी की आज दो सभाएं हैं। एक तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, वहां पर बोलेंगे। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक है पटना में, जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, और आरजेडी की बैठक है। तो इन सब के बीच तमाम जो राजनीतिक घटनाएं हैं बिहार में, बिहार का किसी के सियासी समीकरण जिस तरह से लगातार बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अहम है। और अहम इस वजह से है कि उन राजनीतिक समीकरणों का प्रभाव दिल्ली की केंद्र सरकार पर पड़ने वाला है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी शह और मात के खेल में लगातार उसमें शामिल है और अपने दांव चलती दिखाई पड़ रही है। नीतीश के सांसदों और विधायकों पर, नेताओं पर उसकी निगाह तो है ही, इसके अलावा वो घटक दलों को भी इस्तेमाल कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ। और इस तरह से वहां पर एनडीए में जबरदस्त उथल पुथल देखी जा रही है। क्या है इसके बारे में और जानकारी क्या है, इन दो जो महत्वपूर्ण आज बैठकें हो रही हैं, इसके अलावा एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है, उसकी ताजा तरीन जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हैं अविनाश काफी नजर डाल चुके हैं। अविनाश, जो आरजेडी की बैठक कार्यकारिणी की हो रही है, राहुल गांधी की बैठकें हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब खरमास बीत चुका है और 18 जनवरी आज है। बहुत कुछ तमाम राजनीतिक परिणाम की आज उम्मीद की जा रही थी, कयास लग रहे थे। एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है शहमात का खेल, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कई सारे अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि खरमास खत्म हो गया है और अमूमन बिहार में माना जाता है कि खरमास के बाद कोई बहुत बड़ी वो राजनीतिक उथल पुथल मचती है। पिछली बार भी हमने देखा था कि 14 तारीख को, जैसे खरमास 14 तारीख को पिछली बार खत्म हुआ, तो उस समय भी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका एक बयान आया था। उनसे जब सवाल किया गया था, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ में थे, तो उनसे जब सवाल किया गया था कि भाई यदि जो कुछ राजनीतिक दल हैं जो पहले एनडीए के साथ में हुआ करते थे, अब यदि वो वापस आना चाहें, और उसमें से एक पार्टी जेडीयू भी है, नीतीश कुमार का नाम लेकर यह सवाल किया गया था कि अगर वो वापस आते हैं तो क्या आप जो लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो क्या वो दरवाजे बंद ही हैं या दरवाजे खोले जा रहे हैं? तो अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया था कि पहले उधर से प्रस्ताव आए, यानी अमित शाह ने बोल दिया था कि हमने दरवाजे खोल दिए हैं। तो और उसके बाद हमने देखा था कि 15 दिन के अंदर वो बिहार में सारा खेल हो गया था। 14 को बयान आता है और 27 तारीख को जो नीतीश कुमार हैं वो महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। और उससे पहले 20-21 तारीख को एक बैठक भी होती है वहाँ पटना में, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में। लालू यादव ने नीतीश कुमार को फ्री हैंड दे दिया था कि आप अपनी सरकार में जो फैसले लेने चाहें वो फैसले ले सकते हैं, जिसको मंत्री रखना हो वो मंत्री रखिएगा। मतलब एक तरीके से लालू यादव की तरफ से पूरी खुली छूट दे दी गई थी नीतीश कुमार को। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार पाला बदल गए। नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि भाई अभी खुली छूट मिली हुई है, लेकिन 2025, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार खुद ही बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव को देखना है, लेकिन फिर नीतीश कुमार को लगा कि नहीं भाई अभी तो हमारे शरीर के अंदर ताकत है कि हाँ कि हमको सीएम रहना चाहिए। तो सीएम पद के लिए वो पाला बदल गए थे। और अब स्थिति ये आ गई है कि एनडीए के अंदर एक भी पार्टी
जो शुरुआत में नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो भी पलटी मारना शुरू कर गए हैं। बीजेपी की तरफ से तो साफ कह दिया गया है, अमित शाह का ही आप जो बयान है कि भाई बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा, जेडीयू तय नहीं करेगी। और जाहिर सी बात है, जब बीजेपी का संसदीय बोर्ड को ही तय करना है तो फिर वो नीतीश कुमार नहीं होंगे, वो सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। और सबसे उसमें जो एनडीए का जो सहयोगी दल थे, अब तक उनका जो बयान चल रहा था कि वही नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार हैं और अभी सीएम हैं और वो भी सीएम उम्मीदवार ही रहेंगे। उसी पे आते हैं अविनाश। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो दिलचस्प खबरें मिल रही हैं, वो ये है कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि एलजेपी चिराग पासवान वो नीतीश कुमार के करीब जा रहे हैं और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अब उन्हीं को मोहरा बनाकर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ। और जिस तरह से वो बयान लगातार उनके बदलते दिखाई पड़ रहे हैं चिराग पासवान के, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस शहमात के खेल में फिलहाल आगे निकलती दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, जब तक अमित शाह का बयान नहीं आया था सीएम पद को लेकर, उससे पहले चिराग पासवान के आप बयान देख लीजिएगा, वो नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा करीब दिखाई दे रहे थे। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि नीतीश सीएम है और चुनाव के बाद वही सीएम रहेंगे। लेकिन जब नीतीश की चिराग की करीबी बीजेपी ने देखी, चिराग की तेजस्वी यादव से करीबी देखी, दूसरी तरफ जेडीयू का भी दिखाई दिया कि भाई जेडीयू भी पलटी मार सकता है, तो उसके बाद जो ईडी की कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, चाहे वो नीतीश के करीबियों पर छापे पड़ रहे हों या चिराग के करीबियों पर छापे पड़ रहे हों। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि एनडीए के करीबियों पर ईडी की कार्रवाई होती है, लेकिन एक महीने में जिस तरीके से बिहार में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें सिर्फ बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो सभी ने एक तरीके से दल उसके लपेटे में आ गए हैं। तो चिराग पासवान ने उसके बाद से ही पलटी मारी है, जब उनके सबसे करीबी हुलास पांडे पर छापा पड़ता है। उससे पहले के आप चिराग पासवान के बयान देखिएगा और हुलास पांडे के छापा पड़ने के बाद के आप बयान देखिएगा, उसके बाद चिराग पासवान बिल्कुल यू टर्न ले गए हैं। अब तो उनके जो बयान आ रहे हैं वो बहुत, मतलब एक तरीके से नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। एक तो उन्होंने बीपीएससी स्टूडेंटों को लेकर बयान दिया है। अब तक नीतीश कुमार लगातार एक दावा कर रहे थे कि भाई एक सेंटर पर पेपर लेट पहुंचा है, परीक्षा लीक, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। जब कोई सबूत ही नहीं है तो पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ एक सेंटर पर कुछ छात्रों के लिए हम पूरी परीक्षा को दोबारा क्यों कराएं, और उन्होंने उस सेंटर का री एग्जाम करा दिए। लेकिन अब चिराग पासवान का जो बयान आया है, चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि छात्र जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड एकदम सही है। मजबूरी हमारी ये है कि हम सरकार में हैं, अगर हम सरकार में नहीं होते तो हम भी ये आंदोलन इस समय कर रहे होते। यानी सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि जो आपने एक सेंटर का एग्जाम कराया है, एक सेंटर का नहीं, आपको पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द करनी है। ये इस परीक्षा में धांधली हुई है। मतलब जो प्रशांत किशोर का उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने बोला है कि हम उनकी जो विचारधारा है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, हम उसके साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीपीएससी को लेकर जो सवाल उठाए हैं हम उनका समर्थन करते हैं। यही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कि जहां अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी के छात्रों पर हमले का तो उन्होंने निंदा की थी, लेकिन उसके अलावा चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा था। अब सीधे तौर पर वो प्रशांत किशोर की बातों का समर्थन करते दिख रहे हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से इस आंदोलन में शुरू से लगे हुए हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प ये दोनों का जो ट्यूनिंग मिलती दिखाई पड़ रही है, वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि इसकी डोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वहीं से संचालित हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में जिस दिन से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तभी से और आज तक प्रशांत किशोर के जो भी स्टेप रहे हों, उन्होंने कभी भी केंद्र सरकार पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं किया है। उनके हमले के जो जद में रहे हैं या तो वो नीतीश कुमार रहे हैं या फिर महागठबंधन के नेता रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम में भी आप देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर का टारगेट सिर्फ नीतीश कुमार बने हुए हैं। बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार को घेरने में जुटी हुई है। और अब जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान आया, चिराग पासवान का एक बीपीएससी को लेकर बयान आया है, लेकिन दूसरा जो बयान आया है वो और भी नीतीश कुमार को मुश्किल बढ़ाने वाला है। चिराग पासवान से जो सवाल एक महीने पहले पूछा गया था, वही सवाल फिर पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे। अब तक चिराग पासवान यही बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार रहेंगे। इवन जब उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था पिछले महीने, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बोला था कि इस बार हम नीतीश कुमार को नहीं बुला पाए हैं सीएम को, लेकिन अगली बार जब एक साल हो जाएगा हमारे कार्यालय का, हम स्थापना दिवस मनाएंगे इस कार्यालय का, तो फिर हम उस समय नीतीश कुमार को जरूर बुलाएंगे और उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर आएंगे। सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया था कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे अगली बार भी। लेकिन अब जब उनसे सवाल किया गया कि भाई क्या नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे,
तो चिराग पासवान का बयान आता है कि सीएम उम्मीदवार एनडीए का होगा। मतलब जब उनसे दोबारा फिर सवाल यह किया गया कि क्या एनडीए से नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे, तब भी उन्होंने कहा कि भाई जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद सभी लोग मिल बैठकर देख लेंगे, बात कर लेंगे कि कौन सीएम बनेगा। सीएम वो एनडीए का ही होगा। जो जाहिर सी बात है, ये जो चिराग पासवान एक महीने जो बयान दे रहे थे वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। और ये क्यों बदले हैं, इसके पीछे सीधा सीधा सबसे बड़ा जो कारण है वो एक तो अमित शाह का बयान है और दूसरा ईडी है, जिस तरीके से चिराग के करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं। और उसके बाद से ही जो चिराग पासवान है उनके बयान इतने तीखे होते जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि और ये बिल्कुल उस तरह से जो ये बयान है बीजेपी के नेता पहले ही दे चुके हैं, अमित शाह भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि एनडीए का उम्मीदवार होगा, वो हम लोग विधायक दल की बैठक में तय करेंगे, इस तरह का। और ये सारी चीजें, ये सारे समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं मिलते जुलते महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी जो हुआ है पिछले 2 महीने पहले हुआ है, उसको देखते हुए ही नीतीश कुमार पाला बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार पीसीएस का जो पीएससी का बीपीएससी का जो परीक्षा को लेकर जो मामला है, ये अपने आप एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का एक केंद्र बिंदु बना है। इस मामले में जिस तरह से एनडीए के घटक दलों के नेता नीतीश कुमार के विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं जबकि सरकार में शामिल है, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार की ओर। तो इसी वजह से ये जो दिलचस्पी लोगों की इस राजनीति में बढ़ी है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और नीतीश कुमार को जब ये एहसास हो गया कि उनके साथ महाराष्ट्र का खेल होना है, उनको एकनाथ शिंदे बनाए जाने की तैयारी चल रही है, तब नीतीश कुमार ने अपने पासे चलने शुरू कर दिए, अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए। नहीं, बिल्कुल जो जिस तरीके से एनडीए में जेडीयू को छोड़कर आप कोई भी दल देख लीजिएगा, उन सबके जो बयान चल रहे हैं वो उसी पैटर्न पर दिखाई दे रहे हैं जिस पैटर्न पर महाराष्ट्र के चुनाव के समय बयान चल रहे थे। शिंदे के लिए ये तो बोला जा रहा था कि भाई जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव तक एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे, उनके ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने यह कभी नहीं कहा कि भाई जब चुनाव में हमें बहुमत मिलेगा तो हम एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाएंगे। भाई जब जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, आपने लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा, भाई बहुमत भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने पीएम किसको बनाया? नरेंद्र मोदी को ही बनाया ना भाई, जबकि वो तो फेल हो गए थे। जब यदि आप फेल हो गए परीक्षा में तो उसके बाद आपको प्रधानमंत्री बदलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बदला। लेकिन जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां तो डिस्टेंशन से पास हुआ है वो बंदा, जितना बड़ा बहुमत लेके आया है। और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो योजनाएं रही चुनाव से पहले की, उन योजनाओं की वजह से इतना भारी बहुमत मिला, ये क्लेम वो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी झेल रही पार्टी, झेल रहा गठबंधन सत्ता में वापस लौट रहा है, तो निश्चित तौर पर जो सरकार के जो कामकाज है उसी पर जनता ने वोट दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आपने देखा 6 महीने के अंदर वहां 2 चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में। एक चुनाव होता है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर लड़ा जाता है, उसमें पार्टी की दुर्गत हो जाती है। 48 सीटों में से 17 सीटों पर आ जाते हैं। आपके पास 42 सीटें थी 19 में, उसके बाद आप 17 पर आ जाते हैं, या मतलब आधी सीट भी आप नहीं बचा पा रहे हैं। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही दूसरा चुनाव विधानसभा का होता है। और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में लोकल इशू होते हैं, राष्ट्रीय इशू नहीं होते हैं। लोकसभा चुनाव जब होता है तो उसमें नेशनल इशू होते हैं। जब लोकल इशू पर चुनाव होता है, एकनाथ शिंदे की योजनाओं पर चुनाव होता है कि नरेंद्र मोदी तो 4 दिन पहले महाराष्ट्र को छोड़ाए थे कि ये मान के चल रहे थे कि भाई यहाँ पर तो हमारा ही विरोध हो रहा है, सहयोगी पार्टियां जो हैं वही मना कर रही हैं कि मोदी जी को माया मत भेजना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो उसके बावजूद इतना बड़ा बहुमत आना, महाराष्ट्र के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी भी दल और गठबंधन को नहीं मिला है। 235 सीटें मिली हैं, 230 सीटें तो जो उनके 3 महत्वपूर्ण बड़े दल थे उनको मिली हैं, और बाकी की जो छोटे छोटे दल थे जिनको 5-7 सीटें दी गई थी वो भी 5 सीटें जीत कर आएंगे। इतना बड़ा यदि बहुमत एक व्यक्ति के नाम पर मिल रहा है, आप उसको भी किनारे कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार भी कोई बहुत बड़ा वो उनके लिए वो नहीं है मुद्दा। यदि बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र वाली बनती है दोबारा से, तो बीजेपी नीतीश कुमार को 1 मिनट के अंदर किनारे कर देगी। और जो बात 25 दिसंबर को विजय सिन्हा ने जो बोली थी बीजेपी कार्यकर्ताओं से कि हमें अपना सीएम बनाना है, वो मान के चलिएगा नवंबर में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अगर महायुति की जैसी जीत ही बिहार में होती है एनडीए की, तो फिर मान के चलिएगा नीतीश कुमार की कुर्सी उनके नीचे से खिसक जाएगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, और नीतीश कुमार को ये पता है, नीतीश कुमार ये बात भली भांति जान रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने से नीतीश कुमार जिस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इंडिया गठबंधन से उनकी नजदीकी बढ़ रही है और इधर एनडीए से उनकी दूरी बढ़ रही है। एनडीए से उनकी दूरी को भारतीय जनता पार्टी भी भांप रही है, और एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा,
इसका भी एनडीए को क्या नुकसान होगा इसका भी अंदाजा है। इसलिए नीतीश कुमार के दबाव को देखते हुए बीजेपी धीरे धीरे ही कदम बढ़ा रही है। आप देखिए बिहार में जिस तरह से दोनों सहयोगी दलों को उसने एक एक सीट दी है, वो इसी दबाव का नतीजा है, वरना बीजेपी सीट देने वाली नहीं थी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा प्रभाव आप देखेंगे तो बिहार के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव कहां है? झारखंड में। बीजेपी ने झारखंड में भी जो अपने गठबंधन सहयोगी नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीटें दी और एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको 1 सीट दी, जबकि वहां पर भी ये लोग कम से कम 8-8, 10-10 सीटों का क्लेम कर रहे थे और उनका दावा ये बनता भी था, क्योंकि भाई नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता माने जाते हैं, कुर्मी और कोरी समाज के। और जो झारखंड में सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग यदि कोई है तो वो कुर्मी समाज का है। 5% आबादी झारखंड में है और नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है क्योंकि झारखंड जो टूटा है वो बिहार से टूट कर अलग हुआ है और वहां के कुर्मियों पर नीतीश कुमार का जबरदस्त दबदबा भी माना जाता है। बीजेपी को जो सीटें मिल गई हैं, अगर नीतीश कुमार से उन्होंने गठबंधन नहीं किया होता तो मालूम पड़ता कि उनकी सीटों की संख्या 15 भी नहीं बचती। कुर्मियों का जो वोट बीजेपी को मिला है उसके सहारे बीजेपी ने वहां 5-7 सीटें एक्स्ट्रा जीत लिएंगी, नहीं तो बीजेपी की हालत क्या होती है बीजेपी जाने। लेकिन जब बीजेपी ने झारखंड में, जहां नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान उनका वोट था, वहां जब उनको सीटें नहीं दी तो फिर दिल्ली में सीट क्यों दी जाती? दिल्ली में तो उनकी लोकल यूनिट साहब कह रही थी कि भाई इनके पास ना तो उम्मीदवार है ना इनके पास वोट है, इनको सीट क्यों दी जाए। अब आप देख लीजिएगा जो एलजेपीआर को जो सीट दी भी गई है, जो उम्मीदवार आया वो कौन उम्मीदवार है? भाई वो उम्मीदवार तो 4 दिन पहले तक बीजेपी का कैंडिडेट बन रहा था, बीजेपी से टिकट मांग रहा था वो। जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने कहा भाई टिकट सीट तो हमने चिराग पासवान को दे दी है, तो एक काम कीजिए आप चिराग पासवान के साथ में ही चले जाइएगा। आपने सीट कहां दी हुई है चिराग पासवान को दिल्ली में? भाई आपने तो उम्मीदवार उनको दे दिया है कि बीजेपी का उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। एक तरह से उन्होंने सीट और उम्मीदवार दोनों ही दे दिया है अपने सहयोगी दलों को, लेकिन यह तो जरूर है कि सहयोगी दलों के नाम एक एक सीट दी है। जाहिर सी बात है कि यह उसी दबाव का नतीजा है जो लगातार घटक दल दोनों जेडीयू और एलजेपी का पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। और नीतीश कुमार खास तौर पर, चूंकि उनके पास लोकसभा में सांसदों की संख्या भी ठीक ठाक है, 12 सांसद उनके हैं और नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, 20 साल से वो सरकार का चेहरा है वहां पर, एनडीए सरकार का भी और इंडिया गठबंधन सरकार का भी। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार चुनाव के ऐन पहले साथ छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, एनडीए का साथ छोड़ने की, वो दबाव उसको एनडीए का साथ छोड़ना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले भारी लग रहा है। इसलिए वो चाह रही है कि नीतीश कुमार बने रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद क्या इच्छा रखती है ये नीतीश कुमार भली भांति जान गए हैं। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ उस घटना ने उनको और भी ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। इसलिए नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज जो कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है और राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यकारिणी की आज बैठक हो रही है, नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर इन दोनों बैठकों की स्थिति, इन दोनों बैठकों में जो आउटपुट निकल कर आता है उसका बड़ा महत्व होगा। और कांग्रेस की बैठक को लेकर कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा क्या कह रहे हैं सुनेंगे एक बार। और पटना में, बिहार में इस समय राहुल गांधी की इस जो आज 2 बैठकें हैं, जो सम्मेलन है, उसको लेकर जबरदस्त वहां पर उत्साह है। सुनते हैं एक बार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की आज जो पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होने वाली है उसके बारे में। गौरवान्वित होने की बात है, आप लोग को भी, हमको भी, अपने बिहार वासियों को। आदरणीय राहुल गांधी पत्नी है, सदन में नेता है और वो पटना आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उनको आप लोग आइए, सब लोग जनता से आग्रह है कि उनको आके सुनिए सदाकत आश्रम में क्या वो बोलते हैं बिहार के हित में। सर सत्ताधारी पार्टी कह रही कि कांग्रेस विलुप्त हो रहा है, कांग्रेस को एक करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पूरा भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है, कौन क्या बोलता है वो अपने पार्टी को देखे। कांग्रेस को जैसे सूर्य को आईना मत दिखाए तो कांग्रेस को आईना दिखाने का काम न करे। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, राहुल गांधी अरे ऐसा कोई नहीं, जनता पूरा नोटिस ले रही है। और आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में सरकार हम लोग की इंडिया गठबंधन की बनेगी। क्या 2025 का खराब हो पाएगा चुनाव का? राहुल गांधी भाई दौरा आ रहा है, पहले उनको सुनिए वो क्या बोलते हैं, उनको क्या जनता के हित में बोलते हैं। बिहार में ठीक ठाक है, राजद तो पहले कर चुकी है कि गठबंधन। अब कौन क्या बोलता है, कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार को आगे लेके चलेगी, लालू यादव से मुलाकात होगी? ये मुझे पता है, ये मुझे पता है।
तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, राहुल गांधी की जो बैठक होने वाली है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, उसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। और अनिल शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार बन जाएगी। और उनकी उम्मीद भी मुझे लगता है अविनाश जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो यह रास्ता काफी साफ हो जाएगा, और नीतीश कुमार नहीं आते हैं तब दुविधा रहेगी। जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस समय चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग सरकार वहां पर बनाने का सपना तो देख रही है, लेकिन नीतीश कुमार की एब्सेंस में उसका यह सपना साकार हो पाएगा, इसको लेकर वो आशंकित है। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार साथ में रहते हैं तब भी उम्मीद इस बात की पूरी नहीं है कि बहुमत एनडीए को मिल ही जाएगा। आप ये देखिएगा 2019 का जो लोकसभा चुनाव आप देखिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिलती हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ में ही होते हैं। उसके बाद 1 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होता है तो नेक टू नेक फाइट हो जाती है। ये कहा जाता है कि 20 सीटों पर जो आरजेडी की तरफ से जो बात क्लेम किया जाता है, 20 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। उसके बाद अचानक ही खबर आती है कि आरजेडी का उम्मीदवार कहीं 500 वोटों से चुनाव हार गया है, कहीं 1500 वोटों से चुनाव हार गया है। अगर जो 20 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो नीतीश कुमार तो इस समय सीएम भी नहीं होते, इस समय तेजस्वी यादव की सरकार बनी हुई होती। तो लेकिन इस बार आरजेडी ने कहा है कि जो धांधली 2019-2020 के चुनाव में हो गई वो इस बार नहीं होगी। 19 में 39 सीटें मिलती हैं और 1 साल बाद स्थिति ये हो जाती है, आप देखते हैं, क्योंकि लोकल इशू पर चुनाव होगा, राष्ट्रीय इशू पर नहीं होगा। तो नीतीश कुमार जब साथ में रहते हैं तब बड़ा मुश्किल से 125 सीटें जीत पाते हैं 243 सीटों में से। इस बार आपने देखा कि बीजेपी की सीटें जो थी वो कम हो गई हैं। पिछली बार की तुलना में 9 सीटों का और लोकसभा में नुकसान हो गया है। अगर यही ट्रेंड जो पिछली बार का ट्रेंड रहा है वही ट्रेंड दोबारा से विधानसभा चुनाव में दिखाई देता है तो आप मान के चलिएगा कि जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए इस बार 100 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार साथ में रहते हैं तभी एनडीए मुकाबला कर पाएगा। अगर नीतीश कुमार छोड़ देते हैं, महागठबंधन में चले जाते हैं, या एक और संभावना जो बताई जा रही थी शुरुआत में कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का कांग्रेस के अंदर विलय करा देते हैं, तो इस बात की एक संभावना ही बताई जा रही है। और उसके बाद यदि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो जाता है तब तो बीजेपी तीसरे नंबर पर की पार्टी बन जाएगी वहां। और यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो जो परिणाम 2015 में आए थे, कि 2015 में आपने देखा था कि एक तरीके से पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में वेव बह रही थी, और उस चुनाव में भी जो एनडीए है वो 60 सीट नहीं जीत पाया था। तो इस बार जो परिणाम आएंगे, नीतीश कुमार यदि महागठबंधन में चले जाते हैं तो फिर ये मान के चलिएगा जो 2015 में परिणाम आए थे ये परिणाम उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी और एनडीए गठबंधन को फिर 25 सीट जीतना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह कह देना कि भाई नीतीश कुमार यहाँ रहते हैं, नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं तो ये हो जाएगा कि मुकाबला थोड़ा टफ हो जाएगा। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देते हैं तो पर आप ये मान के चलिएगा कि बिहार चुनाव के लिए हमको बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से वहां सबको ही दिखाई देने लगेगा कि भाई परिणाम क्या आ रहा है। वाली स्थिति बन जाएगी। और इसी बात की आशंका भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए वो सोच रही है कि बिहार में जो उसका अकेले सरकार बनाने का सपना है, कई राज्यों में उसने साकार तो किया अपने सहयोगी दलों को पीछे करके, उनमें महाराष्ट्र भी है और हरियाणा भी है, लेकिन बिहार में यह स्थिति नहीं बन पा रही है। उसको लगता है कि आखिरी मौका है जब वो अपने दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार साथ रहें। और नीतीश कुमार साथ रहेंगे तो नीतीश कुमार ये नहीं कभी होने देंगे कि वो एक नाथ शिंदे बन जाए, यानी जीत हासिल हो एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाए। इन्हीं सब के बीच दांव पे चल रहे हैं और नीतीश कुमार ये सारी चीजें चुनाव से पहले स्पष्ट करना चाहते हैं, चुनाव के बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। जो खबरें मिल रही हैं वो ये भी है कि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में कम से कम आधी सीटों पर, यानी लगभग 120-125 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी को यहां मिलना चाहिए, चूंकि वो गठबंधन के नेता हैं। हाँ, जो जेडीयू की तरफ से बीजेपी को सीधा सीधा एक फॉर्मूला दे दिया गया है। उनका कहना है कि भाई 243 सीटें हैं और इनको जिस तरीके से बंटवारा 2020 में हुआ था उसी तरीके से सीटें बांट लेते हैं। भाई आधी आधी सीटें कर लेते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव हो रहा है तो 122 सीटें जो हैं वो जेडीयू को दे दी जाएं और 121 सीटें बीजेपी अपने पास रख ले। जेडीयू अपने कोटे से 2 पार्टियां, एक तो जितिन राम मांझी की जो हम है उसको, और दूसरा है उपेंद्र कुशवाहा का, बोले इन दोनों को हम अपने कोटे से सीटें दे देंगे।
चिराग पासवान क्योंकि बीजेपी के ज़्यादा करीबी हैं, बीजेपी चिराग पासवान को सेटल कर रहे हैं अपनी 121 सीटों में से। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि यदि यही जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला 2020 का भी था। उस समय चिराग पासवान साथ में नहीं थे, 4 पार्टियां तब भी थी। उस समय जो हम थी, मांझी की पार्टी थी, मांझी की पार्टी को भी उस समय नीतीश कुमार ने अपने कोटे से सीटें दी थी। 122 सीटें नीतीश कुमार को मिली थी, उसमें से 7 उन्होंने मांझी को दे दी थी, और 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ा था। और बीजेपी को जो 121 सीटें दी गई थी, उसमें से उस समय वीआईपी जो एनडीए के साथ में थी, मुकेश सैनी की पार्टी, जो इस समय कहाँ है, क्योंकि सैनी साहब एनडीए की तरफ भी आना चाहते हैं, महागठबंधन में भी रहना चाहते हैं, तो इस समय उनकी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। तो जो सैनी साहब की पार्टी है, उसको बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। तो बीजेपी 110 पर लड़ी थी, जो जेडीयू 115 पर लड़ी थी, वीआईपी 11 पर लड़ी थी, और 7 सीटों पर मांझी की हम लड़ी थी चुनाव। अब क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी आ गई है, वीआईपी यदि निकली है, तो भूपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ गई है, यानी एक तो पार्टियों की संख्या एक ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई दो जो पार्टियां छोटी, उनको जेडीयू अपने कोटे से सीटें दे देगी और चिराग पासवान को आप अपने कोटे से दीजिएगा। तो एक तो बैलेंस हो जाएगा कि भाई बराबर सीटें दोनों गठबंधन के पास में आ जाएंगी। और यदि ऐसा होगा तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ में जो महाराष्ट्र में खेल उन्होंने शिंदे के साथ किया है, वो खेल नहीं हो पाएगा। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीट बंटवारा जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर लिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी रहती है, वो सीट बंटवारे की बात को लगातार टालती है। हाँ, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, चुनाव की घोषणा नहीं बल्कि इवन जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे होते हैं और अंतिम तारीख पास में आ जाती है, तब हम देखते हैं कि भाई अब कई बार तो ये पता चलता है कि जब हम देखते हैं कि किसके कितने उम्मीदवार हैं अगले दिन, उससे पता चलता है कि इस पार्टी को इतनी सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र का आप चुनाव नतीजा आप देख लीजिए, गठबंधन की घोषणा कब हुई नहीं हमें तो ये पता है, क्योंकि जब किसने कितने उम्मीदवार उतारे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने देखा था कि भाई हाँ, इनको 52 सीटें मिल गई हैं, इनको 86 सीटें मिल गई हैं, बीजेपी 158 पर चुनाव लड़ रही है। सही बात है, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा गया कि ये हमारे बीच में सीटों का बंटवारा हुआ है। हाँ बिल्कुल, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं। कांग्रेस की तरफ से जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, उसकी तरफ से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि 85 सीटों पर तो हम तीनों लोग लड़ रहे हैं चुनाव, बाकी 25 सीटें हैं वो छोटे दलों के बीच में बंटवारा होगा और बचेंगी तो हम आपस में बांट लेंगे। तो आपने देखा था कि तीनों दल 85 सीटों पर तो चुनाव लड़े थे। उसके बाद उनके बीच में जो बंटवारा हुआ, वो उस बंटवारे को लेकर जरूर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन जो बीजेपी है, वहां से ये पता ही नहीं चला था कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर नॉमिनेशन के प्रक्रिया चलती रहती तो संभवतः पता ही नहीं चलता इस चीज को। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी वही चीज हर जगह खेलती है कि 2014 में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था, तब भी हमने देखा था शिवसेना के साथ बीजेपी का जो एलायंस टूटा था, नॉमिनेशन की जो लास्ट तारीख है उसके खत्म होने से 16 घंटे पहले वो एलायंस टूटा था, सिर्फ सीटों को लेकर। यही क्योंकि बीजेपी अपने जो सहयोगी हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, ये कहा जाता है उनके पास संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके पास असीमित संसाधन होते हैं। वो दूसरे राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं की फौज उठा लेते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी पूरी ताकत उसके अपने राज्य में ही होती है, और पूरे राज्य में ही चुनाव चल रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ का उसका जो कार्यकर्ता होता है वो अपने क्षेत्र में ही सीमित होकर रह जाता है। तो बीजेपी यही चीज़ बिहार में बाकी जगह भी करती है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई जेडीयू की जो पूरी ताकत है वो बिहार में ही लगी हुई है, और वो अपना क्योंकि यदि सीट बंटवारा हो जाता है, पता चल जाता है, तो उम्मीदवार को हम तय कर लेंगे भाई, क्योंकि नीतीश कुमार यात्रा निकाल। बीजेपी यही करती है और नीतीश कुमार ये भली भांति जान रहे हैं, मजे खिलाड़ी है राजनीति के, इसलिए वो सारी चीजें पहले स्पष्ट कर लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दांव खेलने शुरू किए, चाहे वो ईडी की छापेमारी उनके करीबियों के यहाँ हो रही हो, चाहे वो सहयोगी दलों का उनके ऊपर निशाना साधने की बातें हो रही हो, या दूसरे जो लोग हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग जिनकी पार्टी है जनसुराज पार्टी, वो किसी गठबंधन में तो नहीं है, लेकिन वो इस तरह से निशाना साध रही है और बताए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के करीबी। तो इस तरह की जो तमाम चीजें बीजेपी कर रही है उसको वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी संकेत दे दिया है कि मेरे रास्ते इंडिया गठबंधन में खुले हैं, और वहां से भी उन्होंने इशारा दिलवा दिया है। और उसमें गठबंधन के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है लालू यादव, वो खुद ही कह चुके हैं कि उनके लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है और जब चाहे आ जाए। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से परेशान कर रही हैं। और दूसरी बात यह भी है कि नीतीश कुमार का कोई भी पैंतरा बदलना, वो सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाने वाला है वो केंद्र सरकार को पहुंचाने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, आप जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद आपने देखा था होगा बीजेपी जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो दिल्ली में है वो केसी त्यागी है। केसी त्यागी का एक बयान आया था कि हमारे पास में पीएम पद का भी ऑफर है,
मतलब आप पटना मत देखिएगा, आप दिल्ली देखिएगा। और अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो पटना की कुर्सी तो एनडीए के हाथ से तुरंत चली जाएगी। संकट में दिल्ली की सरकार को ही फंसना है। 12 सांसद है नीतीश कुमार के पास में, और जो बीजेपी है, एनडीए अलाइज है, उसके पास सिर्फ 21 सांसद ज्यादा हैं। 12 निकल जाएंगे तो सिर्फ 9 बचेंगे, और फिर आप सोच लीजिए 9 का मामला तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए पटना और दिल्ली दोनों की सरकारें इस समय मुश्किल में फंसी हुई हैं। और इसीलिए क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सीएम तो उसका बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी जैसा आप बोल रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप सीएम उम्मीदवारी डिक्लेयर कीजिएगा, नेतृत्व नहीं चलेगा भाई। नेतृत्व में तो क्या आप उसके बाद पलटी मार सकते हैं। बीजेपी ने कई चुनाव लड़े हैं, सहयोगी दल हो चाहे उनकी अपनी पार्टी की सरकार हो, वे किसी और के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पता चलता है कुर्सी बाद में किसी और को दे दी जाती है। ताजा तरीन महाराष्ट्र है। हाँ, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, वहां आपने चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा? शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा। वो तो चलिए ठीक है, अपनी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर आप गठबंधन के साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ कैसा खेल करते हैं। और खुद नीतीश कुमार के साथ जो पिछला चुनाव है आप उसको देख लीजिए कि सीटें भले उनके पास ज्यादा रही, लेकिन एलजेपी ने किस तरह से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसका क्या नतीजा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहां पहुंच गई और नीतीश कुमार की सीटें कहां आ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये, आप पिछला चुनाव देखिएगा, एलजेपीआर ने जो उम्मीदवार उतारे थे, एलजेपी ने, आर तो उसके बाद बनी है, हाँ, एलजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे थे उसमें से आधे उम्मीदवार जो थे वो बीजेपी के नेता थे। सीधा सीधा मतलब जो बीजेपी के नेता उतारने से एक तो सीधा सीधा मैसेज ये चला गया पार्टी के अंदर कि जहां पर भी एलजेपीआर का उम्मीदवार है, भले ही वो बीजेपी से वहां नहीं गया है, आपको समर्थन उसी का करना है। और दूसरी बात यह है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट यदि मैदान में आ रहा है तो बीजेपी का जो लोकल यूनिट पूरी है वो दिखावे के लिए कि भाई बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए जेडीयू का पहुंच गया है, तो मंच पर तो वो दिखाई दे रहा है, तो पार्टी के कार्यकर्ता कुछ जुट गए हैं। लेकिन एक तरीके से क्योंकि बीजेपी का नेता ही चुनाव लड़ रहा है वहां एलजेपी के टिकट पर, तो एक तरीके से सीधा सीधा मैसेज था कि भाई नीतीश कुमार को रोकना है। भले ही अपना उम्मीदवार जो एलजेपी का है वो जीते या ना जीते, लेकिन नीतीश कुमार का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। और उसका असर भी दिखाई दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आधी सीटें रह गई थी उनकी। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ इस बार भी वही गेम होगा, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपने कई, एक तरीके से बोला जाता है स्लीपर सेल जो क्राइम की दुनिया में, उसी तरह के नीतीश के कई करीबी आज की तारीख में नीतीश के विरोधी बन गए हैं और वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश को ही डेंट करेंगे वो। तो नीतीश इस चीज को तो समझ रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तो सीट बंटवारा हो जाए और हमको बीजेपी से भले ही एक सीट ज्यादा मिले, लेकिन हमें बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहिए। जो गलती महाराष्ट्र में शिंदे ने की वो नीतीश कुमार बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। और इसके लिए वो लगे हुए हैं। अब जो उनके पास, अगर जब भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने की कोशिश में, यानी इस कोशिश में लगी है कि वो गठबंधन न छोड़े, उसके लिए वो उनको लगातार तमाम ऑफर दे रही है। तो नीतीश कुमार भी पूरी तरह से इस मूड में है कि वो उनसे जितना ज्यादा दबाव हो सकता है बना ले, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण दबाव यही है कि वो आधी सीटों पर, कम से कम आधी सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और अगर ऐसा दबाव बनाते हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है अकेले दम पर सरकार बनाने का, सरकार बन भी गई तो फिर वो मंसूबा तो कम से कम पूरा नहीं होने पाएगा। स्थिति फिर ऐसी ही रहेगी, नीतीश कुमार के ऊपर ही टिकी रहेगी कि वो जब चाहे गठबंधन बदल ले और सरकार बना ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी यदि आधे से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो फिर वो भले ही 100% का भी स्ट्राइक रेट दे दे, तब भी वो अपना सीएम नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी सीटें जितनी लड़ रहे हैं, यदि 121 सीटें लड़ते हैं वो 121 भी जीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी सीटें या तो विपक्ष जीतेगा या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जीतेगी। तो सरकार तो उस तरीके से नहीं बन पाएगी, आपको जाना वहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो ये हो गया था कि भाई शिंदे नहीं है तो अजित पवार हमारे साथ में, अजित पवार नहीं है तो शिंदे हमारे साथ में, लेकिन बिहार में वो चीज नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से यह कोशिश चल रही है कि जो सीट बंटवारे, जेडीयू चाहता है जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा हो जाए, बीजेपी इसको ज्यादा से ज्यादा समय तक टालना चाहती है, क्योंकि आज की तारीख में नीतीश कुमार के सामने विकल्प है, कांग्रेस एक विकल्प है और महागठबंधन दूसरा विकल्प है। नीतीश कुमार चाहे किधर भी चले जाएं, जहां भी जाएंगे वहां सीएम उम्मीदवार बन जाएंगे और सीएम की कुर्सी भी उनकी चुनाव तक सुरक्षित बनी रहेगी। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि इसको इतना लंबा खींचा जाए कि भाई अक्टूबर का महीना आ जाए, चुनाव का ऐलान हो जाए, उसके बाद नीतीश कुमार के जितने विकल्प हैं वो सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उस समय तो महागठबंधन है वो अपनी स्ट्रेटेजी बना चुका होगा, उम्मीदवार सीट बंटवारे वहां सब कुछ हो चुके होंगे, तो उसके बाद वहां तो वो तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो उस समय यदि नीतीश कुमार छोड़ते भी हैं
तो जाहिर सी बात है तब महागठबंधन के दरवाजे संभवतः नीतीश कुमार के लिए या तो खुलेंगे नहीं, और खुलेंगे तो फिर लालू यादव अपनी शर्तों पर खोलेंगे। तो ऐसी स्थिति नीतीश कुमार के सामने बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई जितना टाला जा सके इसको सितंबर अक्टूबर तक टाल लिया जाए, और उसके बाद नीतीश कुमार खुद ही मजबूर हो जाएंगे। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से मजबूरी में सीएम पद छोड़ा, उसी तरीके से वो नीतीश कुमार को भी मजबूर करना चाहती है बीजेपी। और लेकिन ये बात जेडीयू को भी पता है, इसलिए जेडीयू एक साल पहले से ही लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सीट बंटवारा हो जाए, और सीट बंटवारा नहीं भी होता है तो कम से कम ये बयान बीजेपी हाईकमान की तरफ से आ जाए कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव जब भी होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे, बहुमत मिलेगा तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। जब तक बीजेपी ये चीज नहीं बोलती है तब तक आप मान के चलिएगा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो टकराव चल रहा है वो बना रहेगा। जेडीयू को अपना विकल्प तलाशना पड़ेगा, उसे अपने दरवाजे बंद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि नीतीश कुमार इसको इतना लंबा खींचेंगे, वो भी मौके की तलाश में है। हालांकि ये कहा जा रहा था, और आज की डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 18 जनवरी को जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की 2 बैठकें हो रही हैं पटना में, और आज ही आरजेडी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसके बाद नीतीश कुमार का फैसला लेने का समय आ जाएगा। तो यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी भले उसको लंबा खींचने के मूड में हो, लेकिन नीतीश कुमार जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है, वो इसको लंबा नहीं खींचेंगे, और इस मुद्दे पर वो जो फैसला लेना होगा बिल्कुल सही समय पर लेंगे। कब लेते हैं ये देखने वाली बात नहीं, नीतीश कुमार को फैसला 2-3 महीने में ही लेना है। यदि वो 2-3 महीने में फैसला नहीं लेते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो अंदर से एक तरीके से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। बीजेपी खाली जो फैसला उसको टाल ही नहीं रही है, बल्कि जेडीयू लगातार उनके टारगेट पर बना हुआ है। जो नेता आज की तारीख में ये चर्चा चल रही थी कि भाई वो जेडीयू में शामिल हो सकता है, अचानक ही खबर आती है कि वो एलजेपी में चला गया है, अचानक ही खबर आती है वो हम में चला गया है। तो जाहिर सी बात है जिस बड़े दिग्गज नेता की जमीन पर जरा सा भी बीजेपी को पकड़ दिखाई देती है, और ये जरूरी नहीं है कि भैया वो स्वच्छ छवि का हो, वो किसी भी इसका तो कोई ध्यान बीजेपी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद स्वच्छ छवि उसकी अपने आप बन जाती है। हाँ, ये जो भ्रष्टाचारी होता है उसकी तो धुलाई हो ही जाती है कम से कम, लेकिन जो आपराधिक चरित्र वाला मामला फंस जाता है वहां, क्योंकि मामला कोर्ट में रहता है, वहां तो ऐसा है नहीं कि भाई क्योंकि जो गवाह होते हैं वो उसके विरोधी होते हैं। तो क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में तो गवाह एक तरीके से सरकारी जांच एजेंसी है, ये उसी को पूरा एक तरीके उसको साबित करना है। लेकिन जहां क्राइम वाला मामला आ जाता है, अपराध वाला मामला आ जाता है, तो वहां एक पार्टी और खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करती है, ऐसे लोगों को अपने सहयोगियों की तरफ धकेल देती है कि भाई इसको आप ले लीजिएगा, ये सीट भी हमारे पास में पिछली बार थी लेकिन हम जीत नहीं पा रहे थे, हमको पता है कि ये आदमी जीत जाएगा, तो आप इसको ले लीजिए अपनी पार्टी में और ये सीट भी ले लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, जो आपने देखा होगा कि अभी चेतन आनंद को शामिल किया गया, अभी उससे वो जो विधायक हैं वो आज की तारीख में भी तकनीकी रूप से आरजेडी के विधायक हैं। उसके बाद उनकी पार्टी को शामिल किया जाता है। उससे पहले चेतन आनंद के जो पिताजी हैं जो जेल में बंद होते हैं, उनको सजा उम्र कैद की होती है, उनको बाहर लेके आया जाता है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे, उनके लिए कानून बनाया जाता है। उसके बाद उनकी पत्नी को वैशाली से चुनाव लड़ाया जाता है। जिस सीट पर बीजेपी का सांसद होता है उसका टिकट काट कर वो सीट जेडीयू को दी जाती है। और क्यों इसीलिए दी जाती है कि उनको पता है कि आनंद मोहन सिंह इस सीट को आसानी से जीत ले जाएंगे, और साथ ही 2-4 सीटों पर हमको उसका फायदा मिल जाएगा। और कोई ये नहीं कहेगा कि भैया आपने आनंद मोहन सिंह के पत्नी को टिकट क्यों दे दिया, भाई वो तो हमारी पार्टी में ही नहीं है, सीधा सीधा। तो आप अपनी छवि को, तो जिस तरीके से अभी खान ब्रदर्स को शामिल किया गया है एलजेपीआर में, ये खबर ये चल रही थी कि सीवान के हैं, सीवान में करीब 4-5 सीटों पर उनका अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। साबुद्दीन को टक्कर देने के लिए आपको ऐसा कोई शख्स की जरूरत पड़ी तो आपने खान ब्रदर्स को शामिल कर लिया। अब क्योंकि बीजेपी खुद तो अपनी पार्टी में शामिल कर नहीं सकती, क्योंकि मुस्लिमों को वहाँ टिकट तो देंगे नहीं, लेकिन उस सीट पर आपको जीतने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो जिस व्यक्ति के ऊपर कई क्राइम के केस दर्ज हैं, आपने उसको एलजेपीआर की सदस्यता दिलवा दी। तो जाहिर सी बात है, अब उस सीट पर, जिस सीट पर जेडीयू टिकट मान के चल रही थी कि उसका उम्मीदवार उतरेगा, अब आपने एक तरीके से वो सीट एक जेडीयू से ही एक तरीके से बोल दिया कि भैया ये सीट अब चिराग पासवान के खाते में जा रही है। तो बीजेपी किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, लगातार नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है। नीतीश कुमार जितना कमजोर होते जाएंगे चुनाव तक, वो अपने आप ही बीजेपी के सामने सरेंडर कर दें। बीजेपी की यही कोशिश चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार, आप जो बोल रहे हैं, वो चुनाव तक का वेट नहीं करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने, अप्रैल तक आप देखिएगा, अभी जनवरी में, या तो जनवरी में ही खेल हो जाएगा,
क्योंकि खबर यह चल रही है कि आज 18 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं संविधान सम्मेलन में, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में। उसके बाद उनकी लालू यादव से भी बैठक है। लालू यादव ने भी एक बैठक बुला रखी है आरजेडी कार्यकारिणी की। उसके बाद ये दोनों नेताओं की बैठक होनी है। खबर ये भी आ रही है कि जो जेडीयू के कुछ नेता हैं जो नीतीश के करीबी हैं, वो भी लगातार इन लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। हाँ, तो क्योंकि भाई बिहार में इस समय कुछ भी हो सकता है, बीजेपी भी इससे डरी हुई है। इसीलिए बीजेपी हाईकमान ने साफ कह दिया है कि लोकल जो नेता हैं बीजेपी के, बिहार के नेता हैं, कि आप नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। बिल्कुल, और देखा जा रहा है कि ये जो जितने भी, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, चाहे नीतीश कुमार जो कुछ भी उनके कदम आगे पीछे हो रहे हैं उसको लेकर मामला हो, इस पर बीजेपी के नेताओं के बयान नहीं आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी की तरफ से जो घटक दल है या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं उनके बयान जरूर आ रहे हैं और वो हमला कर रहे हैं किस पर? नीतीश कुमार पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल इस समय पूरा खेल बच कर खेल रही है। बीजेपी का ये है सोच कि नीतीश कुमार को मौका ना दिया जाए, कि भाई वो ये कहें कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा था। भाई सरकार में कौन कौन शामिल है? मांझी की पार्टी से एक मंत्री पद है और बाकी के जितने ही मंत्री हैं वो बीजेपी और जेडीयू के हैं। तो बीजेपी नीतीश को बिल्कुल, आप खुलकर फैसला लीजिए, उस नीतीश कुमार से कह दिया है बीपीएससी का पेपर आपको रद्द करना है, रद्द कीजिएगा, नहीं करना है मत कीजिएगा। बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक इसको लेकर एक बयान नहीं दिया है। छात्रों पर लाठियां चली, उस पर भी बीजेपी नेताओं ने कुछ नहीं बोला है। जी, और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव दोनों एक साथ एक होटल में पहुंचे हैं। हम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स देख रहे हैं, वो उसी होटल की हैं, उसमें साथ ही पहुंच रहे हैं। बहुत बड़े घटनाक्रम की समय संभावना जताई जा रही है। उसका एक महत्वपूर्ण कदम ये है, रुख ये है। इस पर और जानकारी के साथ हमारे संपादक जो चीफ एडिटर है राजीव रंजन, वो बताएंगे कि क्या इस समय चल रहा है, कैसे इसमें एंट्री हो रही है राहुल गांधी और लालू यादव की एक साथ, और क्या कुछ इसमें निकल कर आने वाला है। ये विजुअल्स हम देख सकते हैं और ये देख रहे हैं हम कि राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी को आज संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेना है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनको बैठक करनी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कार्यक्रम की शुरुआत ही हो रही है लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात से। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लालू यादव को हम लोग देख सकते हैं इन तस्वीरों में। राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा ही यही कर रहे थे, लेकिन तमाम कार्यक्रमों से पहले ही राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है लालू प्रसाद से। बिल्कुल, आज हम लोग जैसे बात कर रहे थे समीर जी की, पटना में आज एक जमावड़ा होने जा रहा है जिसमें दोनों दल होंगे, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरजेडी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है वो देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले इन दोनों नेताओं का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि यहां से एक अलग समीकरण को हम बनते हुए देखेंगे। एक तरफ आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार को इन्होंने ऑफर दे रखा है, यानी लालू प्रसाद यादव ने, और दूसरी तरफ आज लालू प्रसाद यादव की और राहुल गांधी की मुलाकात, यानी यहां एक और खिचड़ी पकने की गुंजाइश नजर आती है। ये दोनों फिर बिहार के रूप में खिचड़ी भले बीत चुकी है, लेकिन खिचड़ी वहां बिहार की राजनीति में पकती जा रही है। और देखिए, अभी इनके सम्मेलन से पहले इन दोनों की मुलाकात, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं यहां पर लालू प्रसाद यादव। दोनों एक होटल में मिल रहे हैं और वहां पर एक तरफ पूरा का पूरा जो कार्यकारिणी है, पूरी कार्यकारिणी राष्ट्रीय जनता दल की, वो पटना में है। पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दल बल वो पटना में है। कांग्रेस पार्टी का प्रमुख नेता पटना में है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना पटना में होने जा रही है आज। बहुत बड़ी घटना पटना में होने जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कहा तो जा रहा था, चूंकि राहुल गांधी आज पटना में है और आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, बहुत सारे, चूंकि दोनों इंडिया गठबंधन में तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन बिहार में कितना विस्तार करने जा रही है। लेकिन उन बैठकों से पहले ही अगर यह मुलाकात हो रही है तो इसके बहुत बड़े मायने मुझे लगता है कि निकाले जा सकते हैं और निकल रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले इन दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक जो बातचीत होगी, आगे की प्लानिंग होगी। आप देख लीजिए, एक तरफ नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश अब उनके ही गठबंधन के लोग कर रहे हैं, मतलब एनडीए के लोग। चिराग पासवान की बात आप लोगों ने की। चिराग पासवान हैं, चाहे जीतन राम मांझी हैं, चाहे प्रशांत किशोर हैं, वो भी अघोषित तौर पे मान लीजिए कि वो भी एनडीए
तरीके के ही दल हैं और ये तमाम नेता अगर नीतीश कुमार को विद इन दी पार्टी, विद इन दी गठबंधन अगर वो घेर रहे हैं और ऐसे में दूसरा दल है, दूसरा गठबंधन है जो स्ट्रेटजी बना रहा है कि उनको अपने खेमे में लाया जाए, यानी नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। आज की बैठक जो राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की है, इस बैठक में यह तय मानिए आप कि कहीं ना कहीं यह स्ट्रेटजी तैयार आज होगी कि आगे, इसके आगे नीतीश बाबू के साथ क्या किया जाए, यह भी होगा। नीतीश कुमार को कब अपने खेमे में लाया जाए भी या न लाया जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि चाहे वो तेजस्वी यादव का जो बयान अभी तक चलता रहा है, जो बयान मीसा भारती देती रही हैं, इनके बयानों में भी चेंज आप देखेंगे आज के बाद, क्योंकि राहुल गांधी का और लालू प्रसाद यादव का मिलना कहीं ना कहीं ये जरूर मायने रखता है कि एक स्ट्रेटजी सामने आएगी, एक पूरी की पूरी रणनीति यहां से सामने। हालांकि बहुत सारी बातें हम लोगों तक वैसे नहीं कही जाएंगी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें ये लोग बताएं, लेकिन इतना तय है कि यहां एक स्ट्रेटेजी दोनों बनाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन इन दोनों के बीच दोनों बड़े नेताओं का, लालू प्रसाद यादव को अपने गुरु की तरह मानते हैं राहुल गांधी। और आप याद कीजिए कि जब यहां पर जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, जिसका बीजारोपण कह लें पटना से हुआ था, उसमें इनकी शादी तक करवा रहे थे राहुल गांधी, कह रहे थे आप तो शादी कर लो, तो अब हो सकता है कि शादी का ऑफर लेके भी गए। हाल क्या होता है अभी आरजेडी नेता मीसा भारती का इस मुलाकात को लेकर बयान आया है, उसको हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला या तो हो सकता है या फिर उसकी नींव पड़ती दिखाई पड़ रही है आज जिस तरह से पटना में कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता लालू यादव की मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है। सुनते हैं मीसा भारती क्या कह रही हैं। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल 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 मुलाकात होगी राहुल गांधी से। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल 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 मुलाकात होगी राहुल गांधी से। तो जी हाँ, मीसा भारती कह रही है कि उनकी भी राहुल गांधी से मुलाकात होगी। इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ ये समीकरण बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी की बिहार में जो कुछ भी इस समय होगा या होने वाला है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा सीधे तौर पर केंद्र की सरकार पर, और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी के लिए यही सबसे बड़ा कारण है। अविनाश कुछ इस बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जी अविनाश। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पटना में जो हो रहा है इसकी मान के चलिए खतरे की घंटी दिल्ली में बज रही है। क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार पर जितना दबाव बनाया गया उसमें अब नीतीश कुमार पाला बदल जाएंगे, ये बीजेपी को साफ साफ लग रहा है। और इसीलिए यह कहा गया है बीजेपी ने अपने नेताओं से कि नीतीश कुमार के ऊपर आपको कोई अटैक नहीं करना है, आप नीतीश कुमार के ऊपर जो भी सवाल पूछे जाएं उनसे कन्नी काट लीजिएगा, बस इतना ही बोलिएगा कि भाई उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके आगे आपको कुछ नहीं बोलना है। बस एक चीज रटा दी गई है। और आज जिस तरीके से पटना में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें उससे पहले ही सरकार बचाने की कोशिशें दिल्ली में शुरू हो गई हैं। आज शाम को जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था शुरुआत से ही कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब भी छोड़ेंगे तो एक साथ छोड़ेंगे। और अगर नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और ये दिल्ली तक खबर पहुंच चुकी है, तो आप मान के चलिएगा खबर साफ है कि नीतीश कुमार जो है सरकार को छोड़ने वाले हैं, एनडीए को छोड़ने वाले हैं। सरकार में तो वो बने ही रहेंगे खैर, क्योंकि वो चाहे इधर जाएं चाहे वो उधर जाएं, सीएम तो उन्हीं को रहना है। लेकिन उनके साथ में चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो बहुत दिनों से बिल्कुल खामोश बने हुए हैं, उनकी भी डिमांड बीजेपी ने कोई बहुत ज्यादा नहीं मानी है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा तो वो खुद भी मांग रहे थे। उनको ना तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और ना ही कोई पैकेज दिया गया है। इसीलिए जैसे ही ये खबर पहुंची है कि 18 तारीख को वहां जमावड़ा हो रहा है महागठबंधन के नेताओं का पटना में, आज शाम को ही जो अमित शाह हैं वो आंध्र प्रदेश पहुंच रहे हैं और आज रात को ही उनकी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात भी है। यानी इधर अगर खिसक रहे हो तो दिल्ली बचाने के लिए कम से कम उधर व्यवस्था पहले से बनाए रखें। लेकिन यह तय है राजीव जी की अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो फिर एलजेपी के नेता चिराग पासवान चाहे कितना भी अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हो, उनका टिके रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब ये देख लेंगे कि नीतीश यहां चंद्रबाबू नायडू उससे वो भी प्रेरित हो रहे हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू बने रहेंगे एनडीए में। बहुत
इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। समीर जी, दरअसल पिछले 10 साल में बीजेपी लगातार एक्सपोज भी हुई है और उसके जितने घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो जान रहे हैं कि हमारा हश्र बीजेपी क्या करेगी। यानी चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे उधर ओडिशा में अब देख लीजिए वो अपोज करने लगे हैं नवीन पटनायक जी, और चाहे यहां चिराग पासवान हो, ये जितने भी नेता हैं उन सबको पता है कि हमारा हश्र क्या होगा, हमारी पार्टी का हश्र क्या होगा। इसलिए ये अभी बहुत ही यहां पर अलर्ट मोड में नजर आते हैं। इसीलिए जो अभी अविनाश बता रहे हैं कि आज रात को, शाम को अमित शाह जा रहे हैं वहां, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को साधने के लिए जा रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू को बचाना जरूरी है, अपने साथ अपने खेमे में रखना जरूरी है बीजेपी के लिए, अगर सरकार को बचाए रखना है तो। अगर कहीं पलटी मार लेते हैं नीतीश बाबू, और जो स्ट्रेटेजी जैसे अभी कह रही है मीसा भारती कह रही है कि मिलूंगी राहुल गांधी से, और ऑलरेडी उनके पापा यानी लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हो रही है इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं एक दूसरी रणनीति को, तो एक तरफ यहां इंडिया गठबंधन में मजबूती या आपसी मेल मिलाप बातचीत, उसका कितना असर उधर एनडीए में पड़ रहा है, कितना असर खासकर बीजेपी पर पड़ रहा है, कितना असर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे पड़ रहा है, वो दिख रहा है कि वो यहां से दिल्ली से इधर राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं, ये उधर जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्शन हो रहा है पटना में और रिएक्शन हो रहा है दिल्ली से लेकर और हैदराबाद तक हो रहा है। इसलिए आंध्र प्रदेश तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा जो बड़ा खेल है वो है कि वो दिल्ली की सरकार हिल जाएगी, और दिल्ली की सरकार अगर हिली तो भारतीय जनता पार्टी को यह भली भांति मालूम है कि फिर हिलेगी नहीं, फिर बड़ा भूकंप आ जाएगा उसके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज देख लीजिए, अगर आज, क्योंकि आज दिन भर राहुल गांधी पटना में हैं, उनका कार्यक्रम भी है, तमाम नेता उनके मिलने वाले हैं, इधर इनके तमाम नेता यानी आरजेडी के तमाम नेता हैं। यह भी सुनने में आ रहा है कि एक छोटी सी बैठक भी हो जाए जिसमें वाम दलों के नेता भी रहें, दीपांकर भट्टाचार्य भी रहें, यह खबर भी आ रही है। यानी महागठबंधन की अगर वहां पे छोटी बैठक अघोषित तौर पे भी बड़े नेताओं की, अब देखिए 2 बड़े नेता तो मिल लिए, तीसरा एक बड़ा नेता है दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी अगर उनकी भी मुलाकात हो जाती है तो एक स्ट्रेटेजी तो तैयार हो जाएगी, रूबरू स्ट्रेटेजी तैयार होगी, ये तय मानिए। और यहां से फिर बिहार को किधर लेके जाना है, बिहार की पूरी की पूरी जो सियासत है जिसमें नीतीश बाबू मेन रोल में नजर आते हैं, और नीतीश बाबू के सामने भी सबसे बड़ी चीज है कि उनको अपनी सत्ता बचानी है, सत्ता बचाए ना बचाए उनको अपनी पार्टी बचानी है। अगर वो पार्टी, अगर आज की तारीख में वो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, आज की तारीख मतलब अगले 2-4 महीनों में अगर तैयारी, अगर वो नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं या डिसीजन नहीं लेते हैं, तो उनको आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी चिंता उनके सामने यही है कि पार्टी को कैसे बचाएं, और पार्टी को बचाने के लिए अब उनके सामने 2 विकल्प है कि क्या वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे या वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। एक जो पहला ऑप्शन है अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े, जो उन्होंने किया था उस समय 2014 में, 13 में छोड़ा था उन्होंने, तो उस समय जो किया था लोकसभा चुनाव के समय, उसमें उनको घाटा हुआ था। विधानसभा में उनको पता है कि अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं तो उनको फायदा होता है। अब वो सब कुछ टेस्टेड है। देखिए यहां एक एक तार को जोड़ने की कोशिश कीजिए। नीतीश बाबू टेस्ट कर चुके हैं, टेस्ट बलून उनके सारे, कहां फेल कहां पास उनको पता है। बीजेपी के बारे में उनके सहयोगी दल सब कुछ टेस्ट कर चुके हैं कि ये ऐसी पार्टी है जो हमको सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करती है, उसके बाद सीढ़ी को लात मार के किनारे कर देती है। तो और ये अब उधर केसीआर भी जान चुके हैं, तेलंगाना में, ओडिशा में अब नवीन बाबू भी जान चुके हैं, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भी जान चुके हैं, और जो लोग इनके सहयोगी अभी हैं वो भी जान रहे हैं, वो जानते हैं कि अब क्या होगा। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, सोनेवाल और बाकी, यानी वहां भी चल ही रहा था। ताजा तरीन आप ओडिशा में देख लीजिए, ओडिशा में, हाँ, उनकी मदद से ही पहुंचे, और उसके बाद वो कहां है, दोनों कहां, वही तो ये गोवा में हमने देख लिया, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे देख लीजिए आप, चाहे आप असम चले जाइए, कई जगहों पे है। तो इसलिए यहां पर, और बिहार को कहा जाता है राजनीति का खान, बिहार से राजनीति का बीजारोपण और राजनीति के फूल जो है खिलते हैं वहां से, और बिहार से होकर आप उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश से फिर पहुंचते हैं आप दिल्ली की कुर्सी पे। तो इसलिए ये बिहार एपी सेंटर बना हुआ है, ये रहेगा अगले 6 महीने तक। और नीतीश बाबू के सामने अभी वहां वाली स्थिति है, उनके सामने
उन्हें क्या करें क्या ना करें, पार्टी बचाएं कि कुर्सी बचाएं, ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख में कि क्या बचाया जाए। अब बिहार इस तरह का है और इसीलिए तो बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान भी है कि 10 साल केंद्र में भी सरकार में रह लिए, राज्य सरकार में भी हिस्सेदारी है, लेकिन अब तक वहां पर वो अपनी सरकार नहीं बना पाई है इंडिविजुअली, और यानी अपने सहयोगी दलों को वहां वो किनारे नहीं लगा पाई है। कोशिशें तमाम हो रही हैं, 2020 में तो पूरी तरह से कोशिश कर ली थी, कामयाब भी हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार इस शहमात के खेल में कहीं ना कहीं उसको आखिरकार मात देते दिखाई पड़ते हैं। कल देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि कल नीतीश कुमार के ऊपर जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने, पीके ने जो हमला बोला है, उनकी मानसिक स्थिति पर उन्होंने हमला बोला है। पहली बार किसी राजनेता ने, अब राजनेता क्या कहें प्रशांत किशोर को, लेकिन ठीक है, नेतागिरी कर रहे हैं तो, और पार्टी भी बना लिए हैं, राजनीतिक पार्टी बना लिए हैं तो, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इनकी मानसिक स्थिति पर उन्होंने चर्चा किया है। और दूसरी तरफ उनका साथ देते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपके सवाल पे आऊंगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश जो हो रही है अंदर खाने में, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ दिनों में घेरते हुए नजर आएंगे। आप देख लीजिएगा, बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी एक इंडिया गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो एक जबरदस्त विलेन के रोल में वहां उनका वो हुआ था, पदार्पण हुआ था, जिसमें सीमांचल में उन्होंने बिल्कुल ही बैकफायर कर दिया था। तो इसलिए ये तमाम नेता, कुछ और छोटे दलों के नेता नजर आएंगे वहां पे, ये सब घेरेंगे नीतीश कुमार को। और अगर ये सब घेर रहे हैं तो ये सब किसके दम पे घेर रहे हैं ये देखना होगा। ये सब जो हैं वो एनडीए के, लगभग एनडीए के हिस्सा हैं, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हैं और अघोषित तौर पर पीके भी हैं। भले वो कुछ भी कह ले बीजेपी के बारे में, अघोषित तौर पर पीके भी हैं। तो ये सब अगर घेरते हुए नजर आएंगे तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिकली नीतीश कुमार को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप सुरक्षा यानी जांच एजेंसियों के भी, सुरक्षा नहीं, जांच एजेंसियों का भी आप देखेंगे वहां पर खूब सारा काम उनको भी मिल जाएगा। शुरुआत तो हो ही चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। तो कभी ईडी, कभी सीबीआई, ये सब के भी और खूब खबरें आएंगी हम लोगों के बीच। तो ये सब कुछ अगर मिलाइए आप तो आपको दिखाई देता है कि नीतीश बाबू फंसे हुए हैं। अब यहां से वो जो फंसे हुए हैं उनको अगर कोई निकाल सकता है तो लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी निकाल सकते हैं, जिनकी अभी बैठक चल रही है। और ये बात नीतीश कुमार को भली भांति मालूम है, इसलिए जब से उन्होंने चाहे छापेमारी हुई चिराग पासवान के करीबी के यहां और नीतीश के करीबी के यहां, उसके बाद से ही वो नए समीकरणों की तलाश में दिखाई पड़ रहे हैं और उसकी पूरी तरह से उन्होंने मजबूत तैयारी नहीं कर ली है, बल्कि उसको अंजाम दे दिया है। अब जिसको कहा जाता है जैसे क्रिकेट के खेल में कि अब औपचारिकताएं ही शेष हैं, तो वो औपचारिकताएं ही शेष है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को भली भांति बता दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं और बीजेपी को भी पता है। लेकिन चूंकि जी है समीर जी कि पता तुमको भी है, पता मुझको भी है, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, बस ये खेल खेलेंगे लोग। एक दूसरे के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी भी और नीतीश कुमार भी। हाँ, वही चल रहा है। बीजेपी अगर आज शाम को अचानक आनन फानन में अगर गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, यानी अमित शाह उधर आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, जैसा बता रहे हैं हमारे साथी अविनाश, अगर वो आंध्र प्रदेश जा रहे हैं तो वो उनको साधने जा रहे हैं, यानी उनको पता है कि नीतीश बाबू अगर पलट गए तो सत्ता को बचाए रखने के लिए इनका रहना, यानी चंद्रबाबू नायडू का साथ रहना जरूरी है। ये जान लीजिए कि जो समीकरण है उस समीकरण में जो दलीय स्थिति है उसमें चंद्रबाबू नायडू का भी बाहर निकलना जरूरी है अगर इस सरकार को चुनाव की तरफ अगर या गिराना है तो। और देखिए सब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस तार को भी जोड़िए, वो है कि इसी महीने के आखिर में 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है। 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है और बजट पास करवाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि आप बाकी चीजें तो गिरा दोगे लेकिन अगर मनी बिल आपका नहीं पास हुआ तो आपकी सरकार गिर जाएगी और मनी बिल पास करना जरूरी है। इसलिए अब सबको अपनी तरफ साधना, इसमें हो सकता है कि इस बार स्पेशल राज्य के दर्जा की बात भी हो जाए बिहार के लिए। इस बार खूब जितना निचोड़ना हो निचोड़ ले, बिहार में नीतीश बाबू सब कर लें, लेकिन फिर भी नीतीश बाबू को पता है कि नरेंद्र मोदी उनके अपने नहीं हैं। ये उनको पता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के हैं,
ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है। तो ठिकाने लगाने की जो दर्शक दीर्घा में जो बैठाए अपने लोगों को बैठाया, कुछ ऐसे लोगों को बैठाया जैसे शिरोमणि अकाली दल के और भी ऐसे जो साथ देते रहते थे, उन लोगों को बैठा दिया। नीतीश बाबू को बैठाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से जो पटना में आज चल रहा है, इस समय जो मुलाकात हो रही है राहुल गांधी की और लालू प्रसाद यादव की, उसके बाद दोनों पार्टियों की अलग अलग जो बैठकें हो रही हैं, बहुत ही उसमें दिलचस्प राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार फिर सुनते हैं मीसा भारती ने क्या कहा है। मीसा भारती भी राहुल गांधी से मिलने जा रही हैं और सब कुछ के बीच एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है उसका भी परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। और आज की बैठक में इस जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हो रही है, इसमें उन परिणामों की भी झलक देखी जा सकती है। मीसा भारती को सुन लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तो ये जो हम देख रहे हैं, मीसा भारती कह रही कि राहुल गांधी से उनकी बैठक होगी और राहुल गांधी से लालू यादव की मुलाकात हुई है। आरजेडी की कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। तो जबरदस्त इस समय राजनीतिक माहौल दिख रहा है पटना में। कांग्रेस पार्टी की नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक होनी है। उससे पहले संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी जा रहे हैं और इन सब कार्यक्रमों से पहले जिस तरह से लालू यादव ने तमाम कार्यक्रमों को छोड़कर पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, तो वो अपने आप में बहुत ही बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ओर संकेत कर रहा है। और इधर एनडीए में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। एनडीए के घटक दलों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सहयोगी घटक दलों को नीतीश कुमार के खिलाफ उसने लगा रखा है, ऐसा कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजें वो दिखाई पड़ रही हैं। उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। तमाम तरह की खिचड़ी पक रही है और पक चुकी है। वो कब निकल कर बाहर आती है, यानी खाने के लिए वो कब तैयार होगी, सिर्फ ये देखने की बात है। इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहे हमारे संपादक राजीव रंजन और हमारे साथी अविनाश, उन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं, दीजिए अनुमति। नमस्कार।